दोस्तों, इंसान हमेशा से आउटर स्पेस और सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स और उनके मून्स के बारे में जानना चाहता है, जिसमें पहली कामयाबी उसको 1969 में मिली जब नासा ने अपोलो 11 नाम की स्पेस फ्लाइट के जरिए नील आर्मस्ट्रांग और बस एल्ड्रिन को चांद पर लैंड कराया। अर्थ से 3,80,000 किलोमीटर दूर चांद पर इंसान के पहला कदम, ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट था मैनकाइंड के लिए। इस कामयाबी ने अमेरिका को अपने कोल्ड राइवल रशिया के साथ स्पेस रेस में एक कदम आगे कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, मून लैंडिंग के 50 साल बाद भी उसकी सच्चाई पर हमेशा से एक डिबेट चली आ रही है। एक सर्वे के हिसाब से करीब 20% अमेरिकन ये मानते हैं कि मून लैंडिंग फेक थी। वैसे हम वही सच मानते हैं जो हमें अपनी गवर्नमेंट बताती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 1972 के लास्ट अपोलो मिशन के बाद से आज तक मून लैंडिंग अटेम्प्ट क्यों नहीं की गई? आज तक सिर्फ टेस्ट ही क्यों चले आ रहे हैं? किस तरह दोबारा चांद पर इंसान को भेजा जाए? उसका जवाब ये है कि रशिया ने 1972 में पहली बार डीप स्पेसक्राफ्ट ट्रैक करने की टेक्नोलॉजी डेवलप की थी और 1972 के बाद से अमेरिका के 3 अपोलो मिशन कैंसिल किए गए और आज तक दोबारा अटेम्प्ट नहीं किया गया। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का ये मानना है कि 1969 में सैटर्न 5 रॉकेट अर्थ से निकला जरूर था और चांद पर लैंड भी किया गया था, लेकिन वो मैन्ड मिशन नहीं था और नील आर्मस्ट्रांग और उनकी टीम का पार्ट अर्थ पर किसी स्टूडियो में शूट किया गया। ऐसा करने का रीजन ये भी हो सकता है कि अमेरिका चाहता था कि जो उनकी जनता है उनका ध्यान वियतनाम वॉर से हट जाए, क्योंकि वियतनाम वॉर में उन दिनों कुछ ऐसे चीजें हो रही थी जो बहुत गलत थी, जिसका असर आने वाले इलेक्शंस पर पड़ सकता था, जिसके लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने ऐसा काम करवाया जिससे जनता का ध्यान वियतनाम वॉर से हटकर मून लैंडिंग पर आ जाए, जो बहुत बड़ी बात थी आम इंसान के लिए। इस वीडियो में मैं इस बात का दावा बिल्कुल नहीं करता कि अपोलो मिशंस फेक थे। मैं सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के इल्जाम और नासा के जवाब बताना चाहता हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे देखते हैं इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का क्या मानना है। आपने पहले इससे रिलेटेड कई वीडियोस देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगा कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के क्लेम्स पर नासा के क्या जवाब थे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसमें मैं बताऊंगा नासा के अगले चांद के मिशन आर्टेमिस के बारे में और अगली बार इंसान चांद पर कब कदम रखेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। मिसिंग क्रेटर। स्पेस शटल्स बहुत पावरफुल होते हैं। उनको अर्थ की एस्केप वेलोसिटी जो 11.19 किलोमीटर पर सेकेंड है वो बीट करके अर्थ की ऑर्बिट से बाहर निकलना होता है। पहले जब स्पेस शटल्स लॉन्च किए जाते थे तब उसके इम्पैक्ट से लॉन्चिंग साइट पर शटल के थ्रस्ट से एक क्रेटर बन जाता था, जिसको अवॉइड करने अभी स्पेस शटल की लॉन्चिंग बहुत बड़े पूल ऑफ वाटर में होती है, इसके साउंड और इम्पैक्ट को कम करने के लिए। लेकिन अपोलो 11 के फोटोज में आप देख सकते हैं शटल की लैंडिंग से चांद की जमीन पर कोई क्रेटर या एटलीस्ट बर्न स्पॉट भी नहीं फॉर्म हुआ। ऐसा लग रहा है किसी ने सेफ्टी के साथ उस शटल को ले जाकर उस प्लेस पर रख दिया है। इन फोटोज में क्रेटर या कम से कम बर्न स्पॉट का ना होना मून लैंडिंग पर काफी सवाल खड़े करता है। इसके जवाब में नासा का कहना है कि मून पर कोई एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से वैक्यूम में स्पेस शटल का थ्रस्ट एक स्पॉट पर नहीं बल्कि चारों तरफ फैल गया, जिसकी वजह से उस प्लेस पर कोई क्रेटर फॉर्म नहीं हुआ है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। पासिंग थ्रू रेडिएशन बेल्ट। सोलर विंड्स और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दोनों के मिलने से स्पेस में एक खतरनाक जोन बनती है जिसको वैन एलन रेडिएशन बेल्ट कहते हैं, जिसकी वजह से अर्थ के आसमान पर रात के वक्त आप पोलर रीजन्स में खूबसूरत ऑरोरास देख सकते हैं। ये एक ऐसी जोन है जिससे गुजरना किसी भी स्पेसक्राफ्ट या इंसान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, स्पेशली 50 साल पहले। अब यहाँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि किसी भी इंसान के लिए इस बेल्ट से जिंदा गुजरना इम्पॉसिबल है। हाई रेडिएशन की वजह से उसकी मौत हो सकती है या फिर खतरनाक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्पेसक्राफ्ट के फंक्शन खराब हो सकते हैं। इसके जवाब में नासा का कहना है कि रेडिएशन के इफेक्ट्स देखने के लिए वैन एलन रेडिएशन बेल्ट में कई महीने गुजारने होंगे, लेकिन अपोलो स्पेसक्राफ्ट इस रेडिएशन बेल्ट से सिर्फ 2 घंटे के अंदर गुजर गया था। इस बात को खुद जेम्स वैन एलन ने एक्सेप्ट किया था। वेविंग फ्लैग। चांद पर कदम रखते ही नील आर्मस्ट्रांग ने पहले चांद की जमीन पर अमेरिका का झंडा लगाया। फोटोज और वीडियोस देखने से लगता है कि अमेरिका का झंडा हवा में लहरा रहा है जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में होता है, लेकिन चांद पर तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं और ना वहाँ पर हवा चलती है। फिर ये कैसे पॉसिबल हुआ? कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि ये शूटिंग एरिया 51 में फिल्माई गई थी। इसके जवाब में नासा का कहना है कि झंडे को एक वैक्यूम ट्यूब में रखा गया था और जब चांद पर झंडा निकाला गया तो प्रेशर में कमी की वजह से झंडा लहराने लगा। लैक ऑफ स्टार्स। अगर आप शहर से कहीं दूर चले जाए जहाँ पर लाइट पोल्यूशन ना हो तो आपको बहुत खूबसूरत आसमान दिखाई देगा, लाखों सितारे और कुछ प्लेसेस पर मिल्की वे गैलेक्सी के बैंड भी दिखाई देंगे। अब सोचिए चांद पर ना बादल है और ना ही लाइट पोल्यूशन, वहाँ से तो डीप स्पेस ऑब्जेक्ट्स भी दिखाई देने चाहिए, लेकिन मून लैंडिंग की किसी भी फोटोज में आसमान पर एक भी तारा दिखाई नहीं देता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के हिसाब से लैंडिंग की शूटिंग के बाद नासा ने जानबूझकर सितारों को हटाया है। अगर इन फोटोज में सितारे दिखाई देते तो ये आसानी से पता लगाया जा सकता था कि
कि फोटोज और वीडियोस कहां पर लिए गए थे, क्योंकि सितारों की कॉन्स्टलेशन और नॉर्थ पोल स्टार पोलारिस की पोजीशन के जरिए चांद पर होना या ना होने का पता लगाया जा सकता था। इसके जवाब में नासा का कहना है कि कैमरे के सेटिंग इस तरह से सेट किए गए थे जो सिर्फ लूनार सरफेस और एस्ट्रोनॉट्स पर फोकस्ड थे, ना कि डार्कनेस ऑफ स्पेस पर, जिसकी वजह से बैकग्राउंड में स्टार्स नजर नहीं आते हैं, जो फोटोग्राफी 101 का सिंपल मैटर है। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ लाइट की। चांद पर लैंडिंग के बाद ली गई कई फोटोज में एक अजीब बात यह थी कि वहां मौजूद एस्ट्रोनॉट्स और आसपास की चीजों की परछाई अलग अलग डायरेक्शंस में पड़ती दिखाई देती है, जैसा कि कोई फिल्म स्टूडियो में चारों तरफ लाइट्स लगाकर शूटिंग की जाती है। अब यहाँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का ये कहना है कि चांद पर लाइट का सोर्स सिर्फ सूरज है, और अगर सूरज की रोशनी में ये सब फोटोज ली गई थी तो सभी चीजों की परछाई एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। लेकिन इन फोटोज को देखकर एक बात साबित होती है कि जरूर वहां पर एक से ज्यादा लाइट सोर्सेस थे। इसके जवाब में नासा का कहना है कि चांद पर लाइट का पहला सोर्स सूरज था और दूसरा सोर्स अर्थ था, जो सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट कर रहा था जैसे कि अर्थ पर चांद करता है। तीसरा सोर्स चांद की जमीन खुद सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट कर रही थी, और चौथा एस्ट्रोनॉट्स के ब्राइट स्पेस सूट्स सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से परछाई अलग अलग डायरेक्शंस में दिखाई देती है। ये बात कुछ अजीब मालूम होती है। आप कमेंट्स में बताइए क्या आप नासा की इस बात से सहमत है। स्लो मोशन वॉकिंग एंड हिडन केबल्स। अर्थ की ग्रेविटी का सिर्फ 17% ग्रेविटेशनल फोर्स चांद पर है, जिसकी वजह से चांद की सरफेस पर चलना बहुत मुश्किल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं लो ग्रेविटी की वजह से एस्ट्रोनॉट्स बहुत स्लो स्पीड में चलते दिखाई देते हैं। इस पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि नासा ने वीडियो स्लो मोशन करके और हिडन केबल्स के जरिए बनाया होगा, जिससे बिल्कुल चांद पर चलने जैसे इफेक्ट्स पैदा किए जा सकते हैं। थ्योरिस्ट का कहना है कि अगर आप इन वीडियोस को 2x की स्पीड पर चलाकर देखें तो ऐसा लगेगा जैसे एस्ट्रोनॉट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही चल रहे हैं, और इनकी चलन में उछाल पैदा करने के लिए हिडन केबल्स का इस्तेमाल किया गया होगा। इसके जवाब में नासा का कहना है कि अगर वीडियो को ध्यान से देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स के पैरों से मिट्टी सीधा नीचे गिर रही है। अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में शूटिंग की जाती तो मिट्टी कुछ देर तो हवा में रहती। लेटर सी रॉक। ये मून लैंडिंग की सबसे डिस्प्यूटेड और मशहूर फोटो है। इस फोटो में आप देख सकते हैं चांद के एक पत्थर पर सी लेटर लिखा हुआ है। इस पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि किसी भी फिल्म की शूटिंग के दौरान प्लानिंग करके आइटम्स पर इस तरह की मार्किंग की जाती है, या तो नंबर्स में या फिर अल्फाबेट्स में। थ्योरिस्ट की माने तो चांद की शूटिंग के दौरान किसी ने इस पत्थर को उल्टा रख दिया होगा। इस पर नासा का कहना है कि किसी ने इन फोटोज के साथ छेड़छाड़ की है, जो मुझे तो इम्पॉसिबल लगता है। लिटिल फ्लैशेस ऑफ लाइट अबव एस्ट्रोनॉट्स। कई फोटोज में आप देख सकते हैं मून लैंडिंग की साइड पर एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर कहीं फ्लैश की तरह दिखाई देता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि वो हिडन केबल्स या वायर्स है, जिन पर लाइट पड़ने की वजह से वो चमक रहे हैं। जिसके जवाब में नासा का कहना है कि वो कोई हिडन केबल्स या वायर्स नहीं, बल्कि वो हेलमेट पर बने एंटीने हैं, जिसकी मदद से एक दूसरे से बात की जाती है, जिस पर लाइट रिफ्लेक्ट करने की वजह से वो चमक रहे हैं। रेटिकल क्रॉसहेयर। कैमरा क्रॉसहेयर जो किसी भी फोटो का सेंटर बदलाता है। हर फोटो में क्रॉसहेयर किसी भी चीज के सामने नजर आना चाहिए, लेकिन मून लैंडिंग के कई फोटोज में क्रॉसहेयर चीजों के पीछे दिखाई देता है। इस पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है इसको प्लानिंग के जरिए मार्किंग करके शूट किया गया है, या फिर इन फोटोज में वो चीजें बाद में पेस्ट की गई है, जिस पर नासा का कहना है ये सब खराब प्रिंटिंग की वजह से दिखाई दे रहा है। सेम लोकेशंस। मून लैंडिंग की साइड से लिए गए दो फोटोज जो नासा के हिसाब से अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे लिए गए थे, लेकिन दोनों फोटोज के बैकग्राउंड में दिखाए गए पहाड़ दिखने में बिल्कुल सेम लगते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने एग्जामिन करके जब कहा दोनों फोटोज के बैकग्राउंड में जो पहाड़ है वो एक ही है, जिसे सिर्फ साइज में छोटा कर दिखाया गया है। इसके जवाब में नासा का कहना है कि बैकग्राउंड के पहाड़ बहुत दूर होने की वजह से दोनों फोटोज में सेम दिखाई दे रहा है, जो सुनने में सबसे बकवास एक्सप्लेनेशन लगता है। वैसे नासा के प्लानिंग के हिसाब से आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए नासा 2024 तक चांद की जमीन पर फर्स्ट वुमेन और नेक्स्ट मैन को भेजना चाहता है। अब देखना यह है कि ये कितना पॉसिबल होता है। दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग ने कभी अपने करियर में ऑन रिकॉर्ड अपोलो मिशन से रिलेटेड किसी भी सवाल का सही जवाब देना जरूरी नहीं समझा। एक दफा एक चैरिटी फंक्शन में एक न्यूज रिपोर्टर ने नील आर्मस्ट्रांग के सामने बाइबल रखकर रिक्वेस्ट की कि वो बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाए कि वो चांद पर गए थे, लेकिन नील ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उस रिपोर्टर ने यहाँ तक कहा कि सिर्फ कसम खाकर कहने पर वो नील को $5000 देगा, जिसे वो चैरिटी में दे सकते हैं, लेकिन नील ने वहां से चले जाना जरूरी समझा। दूसरी घटना में बस एल्ड्रिन ने रिपोर्टर के ऐसे ही सवाल पर गुस्सा होकर ऑन कैमरा उसको पंच मारा। इन घटनाओं को टीवी पर देखने के बाद काफी लोगों ने मून लैंडिंग पर सवाल उठाना शुरू किया। दोस्तों, मैं लास्ट में इतना कहना चाहूंगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस। हमें ये बात भी जाननी चाहिए कि सिर्फ एक मून लैंडिंग की बात नहीं, 1969 से 1972 तक 6 मून लैंडिंग मिशन किए गए और एक अपोलो 13 मिशन जो विदाउट लैंडिंग अबॉर्ट
रिपोर्ट किया गया, जिसमें ऑक्सीजन टैंक के फेल हो जाने के बाद मिशन चेंज करके स्पेसक्राफ्ट को चांद की ऑर्बिट से स्लिंगशॉट लेकर अर्थ पर सुरक्षित वापस लाया गया। सो आपको क्या लगता है, मून लैंडिंग सही में हुआ होगा या फेक था? या आपका मानना है कि नासा जैसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन झूठ नहीं बोल सकती? इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स में बताइए। आइए थोड़ा सा फ्रेंडली डिबेट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको जानना है रिचेस्ट गैंगस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में या फिर मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड, आप देख सकते हैं अपने एंड स्क्रीन पर। प्लीज जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें और इस वीडियो के बारे में अपनी राय लाइक्स एंड कमेंट्स के जरिए हमें बताएं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।